नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। जी। भारत का निर्वाचन आयोग मतलब ईसीआई आजकल मतदाता सूची का एक विशेष गहन पुनरीक्षण कर रहा है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या एसआईआर जिसे कहते हाँ, हैं। SIR काफी चर्चा में है ये। बिल्कुल। और ये सीधे सीधे हमारे लोकतंत्र की बुनियाद यानी वोटर लिस्ट को अपडेट करने की प्रक्रिया है। और मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगा कि ये विषय उन सभी के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। आज की हमारी चर्चा का आधार मेंटर एट होम से लिए गए बेहतरीन रिसोर्सेज है। हम्म, एस्पिरेंट्स जानते ही होंगे कि मेंटर एट होम यूपीएससी सीएससी प्रेपरेशन के लिए एक टॉप प्लेटफॉर्म है। जी। वो हाई क्वालिटी नोट्स, टेस्ट्स और खासकर पीवाईक्यू एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं ताकि तैयारी और स्मार्टर और इफेक्टिव बन सके। बहुत बढ़िया। तो आज हम इन्हीं रिसोर्सेज के आधार पर इस एसआईआर प्रक्रिया को बारीकी से समझेंगे। जानेंगे कि ये है क्या, क्यों हो रहा है, कैसे काम करता है, क्या बहस है इस पर, और हाँ, यूपीएससी के नजरिए से इसके क्या मायने हैं। बिल्कुल। लेट्स गेट इनटू इट। तो सबसे पहले ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन आखिर है क्या? क्या ये जो नॉर्मल वोटर लिस्ट अपडेशन होता है उससे अलग है? हाँ, ये सामान्य या जिसे समरी रिवीजन कहते हैं उससे काफी अलग और ज्यादा इंटेंसिव प्रोसेस है। SIR एक तरह की असाधारण टाइम बाउंड कवायद है। अच्छा। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 324 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 की धारा 21 और 24 ईसीआई को ये पावर देती हैं कि वो जरूरत पड़ने पर कभी भी मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण करवा सकता है। और इसमें खास क्या होता है? मतलब प्रक्रिया में क्या अंतर है? सबसे बड़ा अंतर यह है कि इसमें बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी BLOs घर भर जाकर वेरिफिकेशन करते हैं। घर घर जाके? हाँ, और सिर्फ नए वोटर्स का नहीं बल्कि हर मौजूदा वोटर को भी एक नया एन्यूमरेशन फॉर्म भरना होता है। हर मौजूदा वोटर को? अरे! जी हाँ, ये सामान्य अपडेशन से कहीं ज्यादा बड़ा काम है। तो इसका मतलब हुआ कि एक बहुत बड़ी आबादी को मतलब करोड़ों लोगों को दोबारा अपनी जानकारी कंफर्म करनी होगी। बिल्कुल। अनुमान ये है कि लगभग 50 से 60% मौजूदा वोटर्स को इस प्रोसेस में हिस्सा लेना होगा। आप सोचिए, कई राज्यों में तो 2 दशक से मतलब 20 साल से ज्यादा ऐसा रिवीजन हुआ ही नहीं है। बाप रे, 20 साल! अच्छा, और ईसीआई ने इसका घोषित उद्देश्य क्या बताया है? मतलब ऑफिशियली वो क्या कह रहे हैं? ऑफिशियली ईसीआई का उद्देश्य है सभी योग्य नागरिकों को शामिल करना और किसी भी अयोग्य मतदाता को शामिल नहीं करना। दोहरी बात। हाँ, मतलब एक तरफ ये पक्का करना कि कोई एलिजिबल वोटर छूट ना जाए और दूसरी तरफ जो इनएलिजिबल हैं, जैसे डुप्लीकेट नाम या जिनकी मृत्यु हो चुकी है या जो कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, ऐसे नामों को लिस्ट से हटाना। अच्छा। ईसीआई का मानना है कि एक साफ सुथरी एक्यूरेट वोटर लिस्ट ही फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का आधार है। ये बात तो सही है कि वोटर लिस्ट सटीक होनी चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन क्या ऐसा राष्ट्रव्यापी एसआईआर पहले भी हुआ है? आपने कहा 20 साल से नहीं हुआ, कई जगह पर देश भर में। राष्ट्रव्यापी एसआईआर बहुत ही रेयर हैं। 1951 से लेकर अब 2025 तक ऐसा सिर्फ 8 बार हुआ है। सिर्फ 8 बार? हाँ, पिछला जो अखिल भारतीय एसआईआर था वो 2002-04 में हुआ था। उसकी कट ऑफ डेट 1 जनवरी 2003 थी। उसके बाद से राज्यों में अलग अलग अपडेट्स हुए, पर पूरे देश में एक साथ ऐसा गहन पुनरीक्षण नहीं हुआ। जैसे बिहार का ही उदाहरण लें, 2025 के एसआईआर से पहले वहां आखिरी बार 2003 में हुआ था। तो सवाल उठता है कि 20 साल बाद अचानक अब इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई? कोई खास वजह? हाँ, इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। एक तो जैसा मैंने कहा, 20 साल बहुत लंबा समय होता है। 2003 के बाद देश में अर्बनाइजेशन बहुत तेजी से हुआ है। माइग्रेशन बढ़ा है, लोग काम के लिए, पढ़ाई के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। सही बात है। तो इससे कई जगहों की वोटर लिस्ट काफी हद तक आउटडेटेड या इनएक्यूरेट हो गई हैं। नाम गलत पते पर हैं या हैं ही नहीं। ओके, ये तो हुआ एक प्रशासनिक कारण। क्या कोई राजनीतिक पहलू भी है इसका? आजकल काफी बातें हो रही हैं इस बारे में। हाँ, बिल्कुल, राजनीतिक एंगल भी चर्चा में है और काफी जोरों पर है। खासतौर पर ये जो प्रवासी या कथित अवैध विदेशी नागरिकों का मुद्दा है। सूत्रों के अनुसार जो रूलिंग पार्टी है उसने इस एसआईआर प्रक्रिया को अवैध घुसपैठियों मतलब विदेशी नागरिकों का पता लगाने और उन्हें लिस्ट से हटाने के लक्ष्य से जोड़ा है। अच्छा।
और सीए, एनआरसी जैसे मुद्दे तो पहले से ही चल रहे हैं, जिनसे ये बहस और सेंसिटिव हो गई है कि भारत का नागरिक कौन है, वोट का अधिकार किसे है। तो एसआईआर कहीं ना कहीं उस बहस से जुड़ता हुआ दिख रहा है। ओके। हाल की घटनाओं का क्रम क्या रहा है एसआईआर को लेकर? ये कब शुरू हुआ? इसकी शुरुआत हुई जून 2025 में। ईसीआई ने बिहार के लिए एसआईआर नोटिफाई किया। क्वालिफाइंग डेट रखी गई 1 जुलाई 2025। ठीक है। और ये प्रक्रिया बिहार में जून से सितंबर 2025 तक चली। बिहार के एक्सपीरियंस के बाद ईसीआई ने फिर 2025 के अंत में 12 और राज्यों और यूटीज के लिए दूसरे चरण की घोषणा की। ये दूसरा चरण कब शुरू हुआ और इसमें कौन-कौन से राज्य शामिल हैं? दूसरा चरण अक्टूबर-नवंबर 2025 से शुरू हुआ है। इसमें 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। अच्छा, काफी सारे राज्य हैं। कोई राज्य छोड़ा भी गया है? हाँ, असम को फिलहाल बाहर रखा गया है क्योंकि वहाँ एनआरसी की प्रक्रिया लंबित है। और कुछ और राज्यों को भी, जहाँ या तो चुनाव चल रहे थे या कोई और लॉजिस्टिक दिक्कतें थी, उन्हें अभी शामिल नहीं किया गया। ठीक है। अब जरा ये समझते हैं कि ये प्रक्रिया जमीन पर काम कैसे करती है। एक आम वोटर के लिए इसका क्या मतलब है? उसे क्या करना होगा? देखिए, प्रोसेस इस तरह है। जो लोग पहले से वोटर लिस्ट में हैं, उनके लिए इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी ईआरओ एक प्री फिल्ड एन्यूमरेशन फॉर्म मतलब ईएफ प्रिंट करता है। पहले से भरा हुआ फॉर्म? हाँ, उसमें आपकी मौजूदा जानकारी होती है। फिर बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ घर घर जाकर ये फॉर्म डिलीवर करते हैं। ओके। और जरूरत पड़ने पर फॉर्म भरने में मदद भी करते हैं। वोटर को बस अपनी डिटेल्स चेक करनी होती हैं, नाम, पता, उम्र वगैरह, और कंफर्म करना होता है। अगर कोई गलती है या कुछ अपडेट करना है तो वो उसी फॉर्म में किया जा सकता है। और ऑनलाइन भी कर सकते हैं क्या? हाँ, नए फॉर्म ऑनलाइन डाउनलोड करके भी भरे और जमा किए जा सकते हैं। सुविधा दी गई है। और मान लीजिए किसी का नाम पिछली किसी सूची में नहीं था, जैसे 2003 से पहले की लिस्ट में, या कोई नया वोटर है, उसे क्या करना होगा? हाँ, ऐसे केस में या नए रजिस्ट्रेशन के लिए पहचान, आइडेंटिटी, आयु, एज और निवास का प्रूफ देना होगा। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स। जी। या फिर एक और तरीका है, किसी ऐसे व्यक्ति से पारिवारिक संबंध दिखाना होगा जिसका नाम पुरानी सूची में दर्ज था। ईसीआई ने इसके लिए 12 डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट जारी की है। कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें? इसमें आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, 10वीं की मार्कशीट वगैरह शामिल है। आधार भी है? मैंने सुना था शुरू में नहीं था। हाँ, शुरू में बिहार वाले फेज में नहीं था, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। एडीआर ने पीआईएल डाली थी और कोर्ट के कहने पर ईसीआई ने आधार को भी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, एज और रेजिडेंस के लिए मान्य कर लिया। ओके। आपने भी 2003 की सूची का जिक्र किया था और ये भी कहा कि कई राज्यों में 2002-04 की सूची को बेसलाइन बनाने की बात है। इसका क्या मतलब है? ये बेसलाइन क्यों? हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट और थोड़ा पेचीदा पॉइंट है। कई राज्यों में, खासकर जहां 2003 के बाद एसआईआर नहीं हुआ, वहां 2002-2003-2004 की वोटर लिस्ट को एक तरह से आधार रेखा माना जा रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई मौजूदा वोटर ये दिखा सकता है कि उसका नाम या उसके माता-पिता का नाम उस वक्त की 2002, 3 या 4 की किसी भी राज्य की वोटर लिस्ट में था, किसी भी राज्य की? हाँ, किसी भी राज्य की, तो उसे अब सिर्फ नया फॉर्म भरना होगा और बहुत ही मिनिमम दस्तावेज देने होंगे। ज्यादा प्रूफ नहीं मांगा जाएगा। अच्छा, पर इसके पीछे लॉजिक क्या है? क्यों 2003 की लिस्ट इतनी महत्वपूर्ण है? लॉजिक ये है कि जो व्यक्ति 1 जनवरी 2003 की वोटर लिस्ट में था, वो उस तारीख को 18 साल का रहा होगा। ठीक है। यानी उसका जन्म 1985 या उससे पहले हुआ होगा। और भारत का नागरिकता कानून ये कहता है कि 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति जन्म से भारत का नागरिक है। अच्छा, तो ये नागरिकता से जुड़ा है? हाँ, तो अगर कोई 2003 की लिस्ट से अपना लिंक साबित कर देता है, तो उसकी नागरिकता पर सवाल उठने की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। ये लोगों को ढेर सारे पुराने दस्तावेज ढूंढने की परेशानी से बचाने का एक तरीका है। समझ गई। अच्छा, जब ये फॉर्म जमा हो जाते हैं उसके बाद क्या होता है? क्या कोई आपत्ति वगैरह दर्ज करा सकता है? हाँ, फॉर्म जमा होने के बाद एक ड्राफ्ट रोल यानी मसौदा सूची तैयार की जाती है। इसे पब्लिकली डिस्प्ले किया जाता है और पॉलिटिकल पार्टीज के बूथ लेवल एजेंट्स बीएलएस के साथ भी शेयर किया जाता है। ठीक है। इसके बाद क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस का दौर आता है। कोई भी नागरिक या पार्टी किसी नाम को शामिल करने, क्लेम या हटाने ऑब्जेक्शन के लिए अर्जी दे सकता है। और फिर असिस्टेंट ईआरओज इन दावों और आपत्तियों पर सुनवाई करते हैं,
फैसला लेते हैं और उसके बाद ही फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश की जाती है। जाहिर है इतने बड़े पैमाने पर जब कोई प्रक्रिया होती है और वो भी चुनाव से ठीक पहले, तो उस पर बहस और विवाद होना तो स्वाभाविक है। स्रोतों में किस तरह की मुख्य चिंताएं या कंट्रोवर्सी सामने आ रही हैं? हाँ, इस पर काफी गर्मागर्म बहस चल रही है। एक तरफ हैं विपक्षी दल, कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, एपी वगैरह। उनका मुख्य आरोप ये है कि एसआईआर असल में विपक्षी वोटर्स को दबाने और उन्हें लिस्ट से हटाने का एक पॉलिटिकल टूल है। पॉलिटिकल टूल? हाँ, उनका तर्क है कि ये जो विदेशी घुसपैठियों पर फोकस करने की बात कही जा रही है, वो असल में अल्पसंख्यकों और प्रवासियों को टारगेट करने का एक बहाना है। अच्छा। उन्हें डर है कि प्रोसेस की कॉम्प्लेक्सिटी और डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट की वजह से बहुत से जेन्युइन वोटर, खासकर गरीब, मार्जिनलाइज्ड लोग, लिस्ट से बाहर हो सकते हैं। क्या उन्होंने कोई उदाहरण दिए हैं इसके? हाँ, बिहार में जब ये चल रहा था तो विपक्ष ने इसे चुनावी धोखाधड़ी की तैयारी तक कहा था। राहुल गांधी ने इसे विपक्षी मतदाताओं को हटाने की साजिश बताया। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने इसे वोट चोरी योजना कहा। पश्चिम बंगाल की टीएमसी भी यही कह रही है कि ये उनके समर्थकों को बाहर करने की कोशिश है। काफी गंभीर आरोप हैं ये तो। जी हाँ। और दूसरी तरफ सरकार का और ईसीआई का इस पर क्या कहना है? वो कैसे डिफेंड कर रहे हैं इसे? सरकार यानी बीजेपी और केंद्र सरकार और साथ ही ईसीआई इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं। उनका कहना है कि ये एक बिल्कुल लेजिटिमेट, नॉन पॉलिटिकल प्रक्रिया है जो कानूनन जरूरी है। अच्छा। ईसीआई बार बार यही दोहरा रहा है कि उनका मकसद सिर्फ वोटर लिस्ट को अपडेट और एक्यूरेट बनाना है। कोई योग्य छूटे नहीं, कोई अयोग्य जुड़े नहीं। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार एसआईआर की तारीफ करते हुए कहा भी कि इससे विदेशी घुसपैठियों का पता चलेगा, जिन्हें हटाया और निर्वासित किया जाएगा। हालांकि ईसीआई ने यह भी साफ किया है कि आधार जैसे डॉक्यूमेंट्स सिर्फ आइडेंटिटी और एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए हैं, सिटीजनशिप प्रूफ के लिए नहीं। और ईसीआई ने यह भी दावा किया है कि बिहार एसआईआर के बाद जो फाइनल लिस्ट आई, उसमें कोई मैस डिसइनफ्रेंचाइजमेंट यानी बड़े पैमाने पर लोगों को मताधिकार से वंचित नहीं किया गया। क्या इस मामले में कोई कोर्ट केस वगैरह भी हुआ है? हाँ, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल डाली थी। अच्छा, एडीआर ने? जी। सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई को निर्देश दिया कि डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स थोड़ी आसान करें, जैसे आधार को अलाउ करना और नाम हटाने की प्रक्रिया को ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाएं। तो कोर्ट के कहने पर बदलाव हुए? हाँ, ईसीआई ने फिर फेज 2 के लिए प्रोसेस में कुछ मॉडिफिकेशंस किए, जैसे आधार को शुरू से ही मान्य किया और किसी भी राज्य की पुरानी लिस्ट से लिंक करने की सुविधा दी। आम जनता और मीडिया की क्या प्रतिक्रिया रही है इस सब पर? मीडिया कवरेज भी काफी हद तक बटा हुआ, मतलब पोलराइज्ड नजर आता है। कुछ मीडिया आउटलेट्स विपक्ष के आरोपों और चिंताओं को हाईलाइट कर रहे हैं, तो वहीं कुछ दूसरे जैसे इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल्स में एसआईआर की जरूरत को मानते हुए प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी पर जोर दिया गया है। सिविल सोसाइटी ग्रुप्स जैसे एडीआर के जगदीप छोकर, उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन पर सवाल उठाए हैं, खासकर बिहार वाले फेज में। उनकी चिंता यही है कि अगर प्रोसेस ठीक से हैंडल नहीं हुई तो लाखों लोग वोटिंग राइट खो सकते हैं। ये तो काफी मिली-जुली प्रतिक्रिया है। अच्छा, इन विवादों और चिंताओं के बावजूद क्या इस एसआईआर प्रक्रिया के कुछ साफ फायदे भी हैं, कुछ पॉजिटिव्स? हाँ, बिल्कुल हैं। फायदे भी गिनाए जा रहे हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा है एक क्लीन और अपडेटेड इलेक्टोरल रूल। साफ सुथरी लिस्ट। हाँ, ये प्रोसेस सिस्टमैटिकली उन नामों को आइडेंटिफाई करके हटाता है जो अब वैलिड नहीं है, डिसीज्ड, डुप्लीकेट, शिफ्टेड वोटर्स। जैसा आपने बिहार का आंकड़ा बताया था, वहां करीब 18 लाख मृत और 7 लाख डुप्लीकेट नाम हटाए गए। इससे इलेक्टोरल इंटेग्रिटी, मतलब चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता बढ़ती है। और क्या इससे नए या छूटी हुई वोटरों को जोड़ने में भी मदद मिलती है? बिल्कुल, क्योंकि हर मौजूदा वोटर को अपनी जानकारी कंफर्म करनी है, तो इस चक्कर में ऐसे लोग भी पकड़ में आ सकते हैं जो पहले किसी वजह से छूट गए थे। अच्छा। और साथ ही नए एलिजिबल वोटर्स, खासकर युवा जो 18 के हुए हैं या जो पहले रजिस्टर्ड नहीं थे, उन्हें एनरोल करने का भी एक बड़ा मौका है। पारदर्शिता और कानूनी नजरिए से भी क्या ये महत्वपूर्ण है? हाँ, ये ईसीआई का कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। आर्टिकल 326 के तहत यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज सुनिश्चित करना उसे पूरा करने में मदद करता है। और इसमें पॉलिटिकल पार्टीज के बूथ लेवल एजेंट्स, बीएलएज की भागीदारी और ड्राफ्ट रोल का पब्लिक डिस्प्ले, ये सब ट्रांसपेरेंसी बढ़ा सकते हैं, बशर्ते इसे सही स्पिरिट में लागू किया जाए। और चुनावी व्यवस्था पर, मतलब लॉजिस्टिक्स पर इसका क्या असर पड़ता है? क्लीन डेटा से इलेक्टोरल लॉजिस्टिक्स भी इंप्रूव होते हैं। जैसे एसआर के बाद जो एक्यूरेट फिगर्स मिलते हैं, उनसे पोलिंग स्टेशंस को बेहतर तरीके से प्लान किया जा सकता है। हाँ, ये तो है। बिहार में ईसीआई ने प्रति बूथ वोटर्स की अधिकतम संख्या 1500 से घटाकर 1200 कर दी।
इससे बूथों की संख्या बढ़ी और उम्मीद है कि वोटिंग के दिन भीड़ कम होगी। ये तो अच्छी बात है। और आखिर में एक राष्ट्रव्यापी एसआईआर सभी राज्यों में एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड लागू करता है। डिस्क्रिपेंसीज कम होती हैं और फ्यूचर डिलिमिटेशन के लिए भी एक फ्रेश बेसलाइन मिलता है। तो ये तो हुए फायदे, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है। मुख्य चिंताएं या संभावित नुकसान क्या हैं इस प्रक्रिया के? रिस्क्स क्या हैं? सबसे बड़ी चिंता, जिसके जिक्र विपक्ष और कई सिविल सोसाइटी ग्रुप्स बार-बार कर रहे हैं, वो है डिसइन्फ्रेंचाइजमेंट का रिस्क। मतलब योग्य नागरिकों के मताधिकार से वंचित हो जाने का खतरा। आलोचकों का तर्क है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स या पुराने फैमिली लिंक्स साबित करने की शर्त है, ये उन जेन्युइन वोटर्स को बाहर कर सकती है जिनके पास जरूरी कागजात नहीं हैं, खासकर गरीब, महिलाएं, बुजुर्ग, माइग्रेंट वर्कर्स। हाँ, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स जुटाना मुश्किल होता है। बिल्कुल। और डर ये जताया जा रहा है कि कहीं इसका इस्तेमाल सिस्टमैटिकली कुछ खास समुदायों को, जिन्हें ऑपोजिशन का समर्थक माना जाता है, उन्हें लिस्ट से हटाने के लिए न किया जाए। राजनीतिक दुरुपयोग के आरोपों के अलावा और क्या चिंताएं हैं? देखिए, पॉलिटिकल मिसयूज के आरोपों की गंभीरता इस बात से बढ़ जाती है कि ये प्रोसेस कई राज्यों में इंपॉर्टेंट इलेक्शन से ठीक पहले हो रहा है। हाँ, टाइमिंग पर सवाल है। बिल्कुल। इसके अलावा ये एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज है। इसमें जबरदस्त मैन पावर, टाइम और पैसा लगता है। खर्चा भी बहुत होगा। हाँ, प्रोसेस की कॉम्प्लेक्सिटी भी एक इशू है। कई आम लोगों को यह समझना मुश्किल लगता है कि कौन सी पुरानी लिस्ट से लिंक करना है, कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं, और फॉर्म जमा करने के लिए जो कम टाइम मिलता है, अक्सर 1 महीना, उसकी भी आलोचना हुई है। डेटा प्राइवेसी को लेकर भी कोई चिंताएं हैं? आजकल ये बड़ा मुद्दा है। हाँ, कुछ चिंताएं डेटा प्राइवेसी को लेकर भी उठी हैं, क्योंकि आप जो प्रूफ देते हैं, एज, रेजिडेंस प्रूफ, वो ईसीआई के डेटाबेस में अपलोड होते हैं। तो इस पर्सनल डेटा के मिसयूज की संभावना पर सवाल उठाए गए हैं। और अंत में एक बड़ी चिंता है पब्लिक ट्रस्ट की। चुनावी प्रक्रिया और संस्थानों में जनता का विश्वास। अगर प्रोसेस टेक्निकली सही भी हो, लेकिन उसे लेकर इतना विवाद हो, आरोप प्रत्यारोप हो, तो ये वोटर्स के मन में शक पैदा कर सकता है। सही बात है, विश्वास बहुत जरूरी है। अच्छा, अगर हम संक्षेप में देखें तो अलग-अलग स्टेक होल्डर्स का इस पर क्या रुख नजर आता है? मतलब ईसीआई, सरकार, विपक्ष, सिविल सोसाइटी। मोटा-मोटा देखें तो ईसीआई और केंद्र सरकार वो इसे एक रूटीन, नेसेसरी, लीगली मैंडेटेड और इम्पार्शियल एक्सरसाइज मानते हैं। उद्देश्य सिर्फ लिस्ट को करेक्ट करना है। विपक्षी दल वो इसे एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड मानते हैं, लोकतंत्र के लिए खतरा और खास समुदायों को टारगेट करने वाला। सिविल सोसाइटी और एक्सपर्ट्स, इन्होंने शुरुआती डिजाइन की क्रिटिसिज्म की थी, लेकिन फेज 2 में हुए कुछ सुधारों का स्वागत किया है। वो ज्यादा एम्पैथी और ट्रांसपेरेंसी की मांग कर रहे हैं। मीडिया में कवरेज डिवाइडेड है। कुछ कॉशियस सपोर्ट दे रहे हैं तो कुछ सीरियस कंसर्न्स उठा रहे हैं। कई मीडिया हाउसेज ने प्रोसेस समझाने वाले गाइड्स भी छापे। तो काफी अलग-अलग मत है। इस पूरी कवायद का भारतीय राजनीति पर क्या व्यापक असर पड़ सकता है? इसके दूरगामी परिणाम, इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं? इसके कई सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। पहला, इलेक्टोरल मैथ पर असर। कई की स्टेट्स में इलेक्शन से ठीक पहले, जैसे 2026 में तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, केरला, वोटर लिस्ट में बदलाव चुनावी समीकरण बदल सकते हैं। किसको फायदा, किसको नुकसान, ये देखना होगा। ये तो अहम है। दूसरा, ईसीआई की स्वतंत्रता पर सवाल। इस कंट्रोवर्सी ने फिर से इलेक्शन कमीशन की ऑटोनॉमी और इम्पार्शियलिटी पर बहस छेड़ दी है। आयोग क्लेम्स, ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल करता है, डेटा कितना ट्रांसपेरेंट रखता है, ये उसकी क्रेडिबिलिटी के लिए क्रूशल होगा। बिल्कुल। तीसरा, पहचान और नागरिकता की राजनीति। हालांकि ईसीआई कह रहा है कि ये सिटीजनशिप एक्सरसाइज नहीं है, पर जिस तरह घुसपैठियों का नैरेटिव यूज हुआ, उससे ये इनएविटेबली आइडेंटिटी और सिटीजनशिप पॉलिटिक्स से जुड़ गया है। ये एनआरसीए-सीए डिबेट का एक्सटेंशन जैसा लगता है। हाँ, वो कनेक्शन तो दिख रहा है। चौथा, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रीसिडेंट। ये शायद इंडिया के वोटर्स पर अब तक का सबसे बड़ा डेटा कलेक्शन और वेरिफिकेशन एक्सरसाइज है। इसका एग्जीक्यूशन, इसकी सक्सेस या फेलियर, फ्यूचर के ऐसे बड़े एक्सरसाइजेस के लिए एक प्रीसिडेंट सेट करेगा। और पांचवां, पब्लिक ट्रस्ट इन इलेक्शंस। अल्टीमेटली सब कुछ इस पर डिपेंड करेगा कि ये प्रोसेस कितनी फेयरनेस और सेंसिटिविटी से इंप्लीमेंट होती है। अगर ये सक्सेसफुल रहती है और लोग सेटिस्फाइड होते हैं, तो इलेक्टोरल प्रोसेस में ट्रस्ट बढ़ेगा। वरना अगर गड़बड़ियां होती हैं या मैस एक्सक्लूजन होता है, तो ट्रस्ट को सीरियस डैमेज हो सकता है। ये विषय वाकई बहुत कॉम्प्लेक्स और मल्टी लेयर्ड है।
अब आते हैं उस पहलू पर जो हमारे कई श्रोताओं, खासकर यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों के लिए इस विषय का क्या खास महत्व है? बिल्कुल, जैसा हमने शुरू में ही कहा था, ये टॉपिक यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए एक्सट्रीमली रिलेवेंट है और मेंटर एट होम के रिसोर्सेज इसी रिलेवेंस को ड्रेस करते हैं। यूपीएससी एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखें तो इसके कई डायमेंशंस इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि मेंस जीएस पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस। यहाँ एसआईआर की डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस, कॉन्स्टिट्यूशन लीगल प्रोविजंस, आर्टिकल 324, आरबी एक्ट सेक्शन 2124, रीसेंट एक्सरसाइज का क्रिटिकल इवैल्यूएशन, ईसीआई की इंडिपेंडेंस पर इम्पैक्ट और मिसयूज रोकने के सेफगार्ड्स, इन सब पर सवाल बन सकते हैं। कोई उदाहरण किस तरह का सवाल आ सकता है? जैसे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण, एसआईआर की प्रक्रिया और महत्व पर चर्चा करें। भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए इसके निहितार्थों का विश्लेषण करें। या क्या एसआईआर मतदाता सूची को शुद्ध करने का एक आवश्यक कदम है या ये लोकतांत्रिक सिद्धांतों के लिए एक संभावित खतरा प्रस्तुत करता है? समालोचनात्मक परीक्षण करें। इस तरह के एनालिटिकल क्वेश्चंस। ठीक है। और जीएस पेपर 3 में भी कुछ रेलेवेंस है? मीन्स जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी इकोनॉमी। हाँ, इसे इलीगल माइग्रेशन पॉलिसीज या सिक्योरिटी इलेक्शन नेक्सस के कॉन्टेक्स्ट में भी देखा जा सकता है, खासकर घुसपैठियों वाले नैरेटिव के चलते। और प्रीलिम्स के लिहाज से? प्रीलिम्स, करंट अफेयर्स एंड पॉलिटी के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एसआईआर की डेफिनेशन, लीगल बेसिस, प्रोसेस डिटेल्स, कौन से राज्य शामिल हैं, टाइमलाइंस जैसे फेज 2 की फाइनल लिस्ट पब्लिकेशन डेट फरवरी 7, 2026, बिहार एसआईआर के की रिजल्ट्स, कितने नाम हटे जुड़े, वैलिड डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार शामिल है या नहीं, और समरी रिवीजन वर्सेस स्पेशल रिवीजन में अंतर, इन सब पर एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए काफी स्कोप है। बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो एसआईआर एक मेजर इलेक्टोरल रिफॉर्म एक्सरसाइज है जिसके सोशल, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्लीकेशंस दूर तक जाएंगे। यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, डेमोक्रेटिक इम्पैक्ट, लॉजिस्टिकल चैलेंजेस और पॉलिटिकल डायमेंशंस को समझना क्रिटिकल है। और मेंटर एट होम के नोट्स और एनालिसिस इन सभी पहलुओं को कॉम्प्रिहेंसिवली समझने में एस्पिरेंट्स की बहुत मदद कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर आज हमने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के कई पहलुओं को समझने की कोशिश की। ये क्या है, क्यों हो रहा है, इसके फायदे क्या हैं, चिंताएं क्या हैं और अलग-अलग पक्षों का इस पर क्या कहना है। हाँ, हमने देखा कि कैसे ये प्रोसेस एक तरफ तो वोटर लिस्ट को क्लीन और अपडेट करने का एक टेक्निकल और लीगली नेसेसरी एफर्ट है, लेकिन दूसरी तरफ ये डीप पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज, मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस और आम नागरिकों के वोटिंग राइट से जुड़ी सीरियस कंसर्न से भी घिरा हुआ है। लक्ष्य तो इलेक्टोरल इंटेग्रिटी को स्ट्रेंथन करना है, पर इम्प्लीमेंटेशन पर बहुत क्लोज वॉच रखने की जरूरत है। आज की इस चर्चा को समाप्त करते हुए एक विचार सोचने के लिए छोड़ते हैं। जब मतदाता सूची को शुद्ध करने की प्रक्रिया स्वयं ही इतनी विवादास्पद और संदेह के घेरे में आ जाए, तो चुनावी प्रक्रिया में जनता का विश्वास कैसे बनाए रखा जा सकता है? बड़ा सवाल है। क्या सिर्फ पारदर्शिता और सहानुभूतिपूर्ण कार्यान्वयन मतलब एम्पैथेटिक इम्प्लीमेंटेशन ही रास्ता है, या फिर हमें इस तरह के बड़े पैमाने के पुनरीक्षण के मूलभूत तरीके पर ही पुनर्विचार करने की जरूरत है? ये सवाल निश्चित रूप से भविष्य के सिविल सेवकों और पॉलिसी मेकर्स के लिए सोचने लायक है। इस गहन चर्चा में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि ये विश्लेषण आपको इस जटिल विषय को समझने में मददगार रहा होगा, खासकर अगर आप यूपीएससी सीएसई की तैयारी कर रहे हैं या कर रहे हैं। बिल्कुल। ऐसी ही और हाई क्वालिटी गाइडेंस के लिए हमारे चैनल यूपीएससी मेंटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेंटर एट होम के बेहतरीन रिसोर्सेज का लाभ जरूर उठाएं। कीप लर्निंग। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।